आतंकियों को पालने पोसने वाले, ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले, पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले इस काउंसिल के सामने प्रवचन ना दे। ये बयान सुनकर आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। ये सुझाव पाकिस्तान को दिया गया 14 दिसंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग में। ये सलाह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। दरअसल पाकिस्तान ने मीटिंग में कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत पर निशाना साधने की कोशिश की थी। जयशंकर ने इस पर जवाब देते हुए पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी लपेटे में ले लिया। संयोग देखिए कि ये मीटिंग उस समय हुई है जब चीन भारत की सीमा पर बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और उसकी पिछलग्गू पाकिस्तान सरकार हाफिज सईद के घर पर हुए बम ब्लास्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार बता रही है। तो आज हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच यूएनएससी की मीटिंग में क्या तकरार हुई, एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर एक साथ निशाना क्यों साधा और पाकिस्तान भारत पर किस बम धमाके का आरोप लगा रहा है। ये तो हुई बड़ी खबर। आगे इस पर भी बात होगी कि अमेरिका टिकटॉक पर बैन क्यों लगा रहा है और पेरू में सरकार ने इमरजेंसी क्यों लगा दी। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहली खबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का सबसे ताकतवर अंग। इसमें कुल 15 मेंबर्स होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन इसके स्थायी सदस्य हैं। इनके पास काउंसिल के समक्ष रखे गए किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार है। बाकी के 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल 2 बरस का होता है। यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए वोटिंग के जरिए नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। हर साल जनवरी में 5 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स लेते हैं। जैसे मेंबर्स बदलते हैं उसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी बदलती है। ये बदलाव हर महीने होता है, सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर के आधार पर। अध्यक्ष की कुर्सी स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के मेंबर्स को मिलती है। भारत को जनवरी 2020 में यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी। उसका इस बार का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रहा है और जाते जाते इसी महीने भारत को यूएनएससी प्रेसिडेंट की कुर्सी भी हासिल हुई है। अध्यक्ष होने के नाते भारत को मीटिंग्स बुलाने और मीटिंग्स का एजेंडा तय करने समेत कई विशेष अधिकार मिले हैं। इसी के तहत भारत ने 14 दिसंबर को एक ओपन डिबेट बुलाई थी। विषय था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अनुरक्षण, बहुपक्षवाद को लेकर नया नजरिया। आमतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के डिबेट में सिर्फ वही देश हिस्सा लेते हैं जो या तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट्स हैं या जिन्हें बुलावा भेजा गया है। ओपन डिबेट में यूएन का कोई भी मेंबर हिस्सा ले सकता है, बशर्ते उसकी उपस्थिति पर किसी को किसी तरह की आपत्ति ना हो। फिलहाल पाकिस्तान यूएनएससी का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद वो इस ओपन डिबेट में आया था। उसकी तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा लिया। इस दौरान बिलावल ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जबकि कश्मीर का टॉपिक डिबेट के एजेंडे में शामिल नहीं था। ये डिबेट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार और सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इसमें भारत समेत कुछ दूसरे विकासशील देशों को परमानेंट मेंबरशिप का विषय भी शामिल था। लेकिन बिलावल भुट्टो मुद्दे से भटक गए। वो जानबूझकर कश्मीर की बात करने लगे। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को बहुपक्षवाद से जोड़ दिया। बिलावल ने कहा, हमें लगता है कि ये कई अलग अलग पक्षों से जुड़ा एजेंडा है, सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा एजेंडा है, और अगर आप इस बहुपक्षीय संस्था या बहुपक्षवाद और इस काउंसिल को सफल होते देखना चाहते हैं तो आप भी इसमें मदद कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आप कश्मीर पर यूएनएससी के संकल्प को लागू करने की इजाजत दे दीजिए। साबित करिए कि बहुपक्षवाद सफल हो सकता है। ये भी साबित करिए कि यूएनएससी एक सफल संस्था है और ये हमारी तरफ शांति ला सकती है। बिलावल ने परमानेंट मेंबरशिप पर भी अपनी बात रखी। भारत, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान जैसे देश सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मुहिम चला रहे हैं। बिलावल ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाने से यूएनएससी अपंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्या से समाधान नहीं निकल सकता और जो देश काउंसिल के प्रस्तावों पर अमल नहीं करते उन्हें किसी भी तरह की सदस्यता के काबिल नहीं समझा जाना चाहिए। ये तो हुई बिलावल की बात। उनके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना संबोधन दिया। इसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बिलावल की हर बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा,
जिस समय हम आतंकवाद और दूसरी वैश्विक समस्याओं का समाधान तलाश कर रहे हैं, हमें इस तरह के खतरों को नॉर्मल समझकर टालना नहीं चाहिए। जिस विषय को ये दुनिया स्वीकार नहीं करती, उसे जस्टिफाई करने का सवाल भी नहीं उठना चाहिए। यह आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले देशों पर भी लागू होता है। हमें यह मानना होगा कि ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले और पड़ोसी देश की संसद पर हमला कराने वाले इस काउंसिल में उपदेश देने के हकदार नहीं हो सकते। ये बात पब्लिक डोमेन में दर्ज है कि 9/11 अटैक्स का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया और दिसंबर 2002 में भारत की संसद पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमला किया था। 2008 में मुंबई पर हुए विभत्स आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का ही हाथ था। इन सब के अलावा पाकिस्तान लंबे समय से भारत की सीमा पर घुसपैठ भी कराता रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पर भारत में आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। एस जयशंकर ने अपने संबोधन में चीन को भी निशाने पर लिया। जयशंकर बोले, पूरी दुनिया आतंकवाद की चुनौती का साझा सामना कर रही है, लेकिन कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने और उनके कुकृत्य को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं। एस जयशंकर का इशारा चीन की तरफ था। चीन ने सिर्फ 2022 में 4 पाकिस्तानी आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को UN में ब्लॉक किया था। इसमें मसूद अजहर, शाहिद महमूद, अब्दुल रहमान मक्की और सज्जाद मीर जैसे कुख्यात आतंकियों के नाम हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने भाषण में सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के विकासशील देशों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात भी की। एस जयशंकर 13 से 15 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। 14 दिसंबर को उन्होंने न्यूयॉर्क में UN के मुख्यालय में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर UN के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भी मौजूद थे। इसके अलावा एस जयशंकर कुछ और मीटिंग्स और समारोहों में हिस्सा लेने वाले हैं। उनके दौरे पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलती रहेगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पेरू से है। पेरू में सरकार के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि आपातकाल लगाना पड़ा। इससे पहले राजधानी लीमा के एक एयरपोर्ट पर ताला लगा दिया गया था। ये कहानी 7 दिसंबर को शुरू हुई थी। उस रोज पेरू के उस समय के राष्ट्रपति पेट्रो कास्तियो ने टीवी पर एक संबोधन दिया। इसमें उन्होंने संसद भंग करने और इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। उसी समय संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी। संसद ने राष्ट्रपति का इमरजेंसी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। सेना और पुलिस भी राष्ट्रपति के खिलाफ हो गई। इसके बाद संसद में महाभियोग लाकर कास्तियो को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति डीना बुआते को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंप दी गई। इसके बाद कास्तियो मेक्सिको के दूतावास में शरण लेने के लिए जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पेरू के नए राष्ट्रपति बुआतो ने सबको साथ लेकर चलने और पेरू को संकट से निकालने का वादा किया, लेकिन कास्तियो के समर्थक नहीं माने। उन्होंने हिंसक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। राष्ट्रपति बुआते ने कहा कि हम अगला आम चुनाव पहले करवा देंगे, आप शांति बरतिए, मगर लोग नहीं माने। पेरू में अगला राष्ट्रपति चुनाव 2026 में होना है। बुआते दिसंबर 2023 में चुनाव कराने के लिए राजी थी। दरअसल पेट्रो कास्तियो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। सरकारी वकील उन्हें 18 महीनों तक हिरासत में रखने की मांग कर रहे हैं। 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फिर इसे 1 दिन के लिए टाल दिया गया। प्रदर्शनकारी टलने के लिए तैयार नहीं हुए। वे कास्तियो की रिहाई और जल्द से जल्द अगला चुनाव कराने की मांग पर अड़े रहे। इसी को आधार बनाकर सरकार ने 30 दिनों की इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर दी है, कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए देश में इमरजेंसी घोषित की गई है। कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के साथ साथ सेना को भी उतारा जा रहा है। पुलिस को बिना किसी सर्च वारंट के घरों में घुसने का अधिकार मिल गया है। इस फैसले के बाद आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पेरू में मानवाधिकार संकट की आशंका बढ़ गई है। हम उम्मीद करेंगे कि सत्ता संयम बरतेगी ताकि हल बातचीत की मेज पर निकल सके। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका में सरकारी स्टाफ्स के फोन में टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए एक बिल लाया गया है। 14 दिसंबर को अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सेनेट ने बिल पर मुहर लगा दी। अब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भेजा जाएगा। अगर बिल को वहां भी मंजूरी मिल गई, तब इसे राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति का दस्तखत होते ही बिल कानून की शक्ल ले लेगा। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका टिकटॉक पर बैन क्यों लगाना चाहता है। टिकटॉक एक चीनी ऐप है। इसे बाइटडांस नाम की एक कंपनी चलाती है। आरोप लगते हैं कि ये कंपनी अपने यूजर्स का डेटा चीन की कम्युनिस्ट सरकार को पहुंचाती है।
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अमेरिका के कई राज्यों ने सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक चलाने पर पहले ही बैन लगा रखा है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में इस तरह की बहस चली हो। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में ऐसी ही कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। फिलहाल अमेरिका की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी टिकटॉक की जांच कर रही है। इसमें पता लगाया जा रहा है कि टिकटॉक देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं। इसी साल सितंबर में अमेरिका के सांसदों ने टिकटॉक के टॉप अधिकारियों से पूछताछ की थी। कंपनी ने भरोसा दिलाया था कि जांच पूरी होने के बाद जो आखिरी एग्रीमेंट होगा उससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सारे डर दूर हो जाएंगे। अमेरिका में टिकटॉक बैन की इस मुहिम ने कई अन्य बहसों को जन्म दे दिया है। उसमें से एक जुड़ी हुई है जो बाइडेन से। जो बाइडेन पर आरोप है कि उन्होंने टिकटॉक की मदद से चुनाव कैंपेनिंग की है। टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हाल ही में हुए मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन ने अपने प्रचार के लिए टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लिया था। आज के दुनियादारी में इतना ही। इसे लिखा और प्रोड्यूस किया मेरे साथी अभिषेक और साजिद ने। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।